लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं ज़्यादा देर रहना, और अगर आप उनकी तारीख पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक, जब हम कहते हैं इस्लामी फलाई रियासत, तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत पे, क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझता है अपना। जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता यह है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सजा ना मिले और सिर्फ कमज़ोर चोर, छोटा चोर जेल में जाए। उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती हैं। तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिस है एक इंसाफ, और दूसरा इंसानियत, रहम होता है एक इस्लामी रियासत में, जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। तो ये मेरे 2 एम्स थे। और तीसरा था खुददारी। एक मुसलमान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती। जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब ही है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी के सामने नहीं झुकते। वो शिर्क है। सबसे बुरी चीज अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पे रखते हैं। तो ये गुलामी जो होती है, ये जब आप किसी की भी पैसे की गुलामी, खौफ की गुलामी, ये सब शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। ये 3 थे मेरे आज से 25 साल पहले। आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये 3 चीज़ें लिखी थी। मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता? जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी जिंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा। तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की, जिसके पास सब कुछ था? मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की? मैं ये सच आपको बता रहा हूं, बार बार मुझे लोग कहते आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत थी? यानी सिर्फ आपको जरूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए, आप कोई नजरिए के लिए ना आए, कोई आपकी बड़ी एम्बिशन ना हो। मैं अपने सारे जो, और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे जो नौजवान हैं वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, एक मौलाना रूमी की एक सेइंग है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंग रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे बड़ी मखलूक, फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें। फरिश्तों को का इंसान के सामने झुको, और शैतान को इसलिए निकाला गया, वो इबादत बड़ी करता था, उसने उनका हुक्म नहीं माना, उसमें तकब्बर था, उसने कहा मैं नहीं झुकता। अल्लाह ने हमें पर दिए। मसला हमारा ये है कि हम, क्योंकि हमारे में ईमान की कमी होती है, क्योंकि हम और खुदाओं की पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा जो शिर्क है वो पैसे की पूजा करते हैं, खौफ की पूजा की, जो वो बड़ी सुपर पावर है, और अगर हमने ये ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। ये खौफ का पुत है। हम इंसान चूंटियों की तरह रेंगता रहता है। तो पाकिस्तान, मैंने इसकी ऊंच नीच देखी है। हमने शुरू में, हम छोटे थे, हमें याद है जब पाकिस्तान एक तेजी से ऊपर जा रहा था, हमारी मिसालें दी जाती थी। मैं जब स्कूल में था, पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। ये साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा है। मलेशिया के शहजादे
मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ सीखने आते थे। सारा मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आते थे। हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मॉडल लोग देखते थे, मिसाल दी जाती थी। मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखा अपने मुल्क को। और मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ, क्योंकि जो मेरे वालिद थे, मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, पाकिस्तानियों को मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इस्लामोफोबिया भी था, लेकिन पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली। तो मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ ये कि देखें, अल्लाह ने जो हमारे अंदर इतनी सलाहियतें दी हैं अशरफुल उसकी अजीम मखलूक पे, लेकिन उसने कंडीशन लगाई हुई है। उसने कहा है कि तुमने अगर ऊपर उड़ना है ना, जो इकबाल ने अपना शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि शाहीन कैसे इकबाल का, वो तब ऊपर जाता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो मुकाबला करता है, जब वो अपने आप को मुश्किल वक्त से गुजारता है। हम नमाज में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। तो जो नेमतें बख्शी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे सबसे ज़्यादा, तो उनको नेमतें बख्शी। तो उनका आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी अजमत का रास्ता था। मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों नबी की सीरत पढ़े? क्योंकि वो दुनिया की तारीख में सबसे अजीम इंसान वो थे। तो उनके रास्ते पे अल्लाह क्यों हमें कहता है चलो? क्योंकि वो अजमत का इंसान का रास्ता है। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे। अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस है, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के खिलाफ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी वो मैं पाकिस्तानी था, क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूं। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के, मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूं। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज है उसकी मैं तनकीद करता हूं। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था। इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हम ही ना मार दे। और मुझे याद है मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट में, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। हमें क्या जरूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं? हम उनकी मदद करें। अगर उनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में? और फिर हमने गलती क्या की? सबसे बड़ी जो जनरल मुशर्रफ ने गलती की, 80 की दिहाई में
हमने पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया जी कि हम अमेरिका के हिमायती हैं, हम उसके एलाय हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं। और सारी जहाद पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई और बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया और यहाँ से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए, हमने उनकी पूरी हिमायत की, उनको बताया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाद। और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही वो जहाद खत्म होती है, सोवियत यूनियन हारता है, अमेरिका यहां से चला जाता है, सोवियत यूनियन उधर चला जाता है, और 2 साल के बाद वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, प्रेस्लर सैंक्शंस। 9/11 आ जाता है, पाकिस्तान की फिर अमेरिका जरूरत पड़ जाती है। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसी कमरे के अंदर फैसला हो रहा है कि जी हम अमेरिका की हमें हमायत करनी चाहिए। हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमायत यहाँ तक ठीक है कि हम सारे दहशतगर्दी के खिलाफ है, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो हमायत हमने की, जो पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई, किसी और अमेरिका के एलाय ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी। कोई नेटो भी अमेरिका के साथ था, कोई एक मुल्क बताएं जो 80,000 अपने लोग मरवा ले, जिसका सारा कबायली इलाका, और मैं ये आज फिर से कहना चाहता हूं, देखिए मैं कबायली इलाके को बाकियों से बेहतर जानता हूं, मैंने वो सारा कबायली इलाका फिरा हुआ है, मैंने किताब लिखी हुई है, मैं उसकी तारीख जानता हूं। कबायली इलाका पाकिस्तान में सबसे पुरअमन इलाका था, वहां क्राइम होती नहीं थी कोई, उनके रिकॉर्ड में, यानी हमेशा से वो क्राइम फ्री एरिया था। जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ हमारी इस जंग में शिरकत करने से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्या गुजरी। वहां लोग मारे गए, वो उधर से लोग खड़े हो गए, जिन लोगों को, अब सोचे हम लोगों को कह रहे हैं कि जहाद करना, अगर बाहर से ऑक्यूपेशन हो, वो सबसे अजीम चीज है, और अब अमेरिकन जब वहां पहुंच गए तो हमने कहा नहीं, आप दहशतगर्दी है। अब जाहिर है वो लोगों को आप 10 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते थे, वो इंसान थे, उनको हमने ये बताया हुआ था कि ये जहाद है। वो जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, और वो जो पुराने जहादी ग्रुप्स ट्रेन किए थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, तो उससे उन्होंने हमें कहा कि हम कोलैबोरेटर्स हैं अमेरिका के। जहां जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले हुए, जो कबायली इलाका उजड़ा गया, जो यहां मैं पता नहीं कितने अस्पतालों में गया, मैं तो, जो लोग बच गए थे, किसी की टांगें नहीं है, कोई चल नहीं सकता, किसी आंखें नहीं है, हाथ उड़े हुए हैं। तो इस सारी जो हमने जब इसकी इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? क्या किसी ने कहा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, शुक्रिया पाकिस्तान? ये नहीं हुआ। वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान की, ये अफ़गानिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जी पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी की वजह से वो नहीं जीत सकते। यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर, कि अभी आपने और नहीं किया। ड्रोन अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स में जितने बेकसूर लोग मारे गए, मुझे याद है मैं गया वहां बाजौड़ में ड्रोन अटैक हुआ, 80 मदरसे के बच्चे मार दिए। शादियों के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है। तो पाकिस्तान किस अजाब से गुजरा, कि मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज पॉलिसी क्या है। क्या जो तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान, ये जो भी मैं, ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिली है, पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा। आप मुझे तालिबान खान इन्होंने कहा, जब मैं ये कहता था कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और ये जो हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे किए, वाहिद पॉलिटिशियन था, मैंने धरने दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मैंने वजीरिस्तान मार्च की, बाहर से ह्यूमन राइट्स अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने मेरे साथ हमायत की।
एक क्लाइव स्टैटिट स्मिथ था वकील, उसने मेरे साथ आके यह हमायत की कि ये इतना बड़ा जुल्म है। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफजदा, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आपका अपना जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वही आपके मुल्क में आए, ड्रोन अटैक करे, जज जूरी एक्सिक्यूशनर, यानी वही फैसला करे कौन दहशतगर्द है, उसको मार दे, कोई पता ना तहकीक हो कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वाकई दहशतगर्द था। हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की, और जो वहां के जिनके रिश्तेदार मरते थे, जिनके कोई बेकसूर लोग, औरतें, बीवी, घर मरते थे, वो हमारे ऊपर फिर हमले करते थे। वो हमें समझते थे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो लिहाजा हर तरफ पाकिस्तानियों ने सफ़र किया। तो मैं जब हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन, एंटी इंडियन भी नहीं थी। इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। तो मैं आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। अच्छा, उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि
क्या ये हमारी हैसियत है? 22 करोड़ के हम कौम हैं कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं असल अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ। मेरा ये जो आज आपसे बातचीत करने का है, ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन ख़ास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके ज़रिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये ज़रा सुन लें कि ये चाह क्या रहे हैं। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देंगे किसी को क़यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हों, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हों, वो जो कि एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने, जो कि झूठ बोल के भागा हुआ है। क्या वो उन लोगों को जिनके ऊपर बाहर इनके मुल्कों में, बाहर के मुल्क, मजमून लिखे हुए उनकी चोरी के ऊपर, करप्शन पे, बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं इनकी चोरी के ऊपर, क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को एक क़यादत पे आने देंगे? और अगर अपने मुल्क में इतनी सी झूठ बोलने पे ये निकाल देते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, हैरल्ड मैकमिलन था, झूठ बोलने में उसको निकाल दिया। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो इतना अपने लोगों का, उनका जो इखलाकी म्यार है वो इस सतह पे है, छोटी सी चीज़ पे वो निकाल देते हैं। तो हमारे मुल्क में जो कि नैब में अरबों रुपए के केसेस इनके, और अब नहीं 30 साल से इनके ऊपर केसेस हैं। पहले जो केसेस थे वो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दी, वो सारे केसेस माफ करवाए। फिर ये 10 साल में मजीद और केसेस चढ़ गए अरबों रुपए के। उनको ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इमरान खान इनको पसंद नहीं है। मुझे जो अगली चीज समझ नहीं आ रही, और मैं ये अपनी कौम से पूछना चाहता हूं कि जब उनको भी पता है, क्योंकि ये याद रखना मेरे पाकिस्तानियों कि जब उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो सारी बैकग्राउंड पता होता है हर का, मेरा उनको सब पता है, इन सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इनकी सब बैकग्राउंड पता है, इनको उनकी एक एक चीज पता है कि इनके कितने पैसे मुल्क के किस अकाउंट्स में पड़े हुए हैं बैरून मुल्क, इनको सब पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बेनामी जो इन्होंने बाहर ली हुई हैं बड़ी बड़ी अरबों अरबों रुपए की, हर डिटेल इनके पास है। एक हमारा यंग पॉलिटिशियन है, एक किताब है रॉन सुस्किंड की द वे ऑफ द वर्ल्ड, उस किताब में वो लिखता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो थी वो टेप कर रही है, उसकी वालदा उसको टेलीफोन करके बैंक अकाउंट्स बता रहे हैं, यानी इधर तक उनको पता है। तो हमारे ये जो अब ये 3 लोग इनको जो पसंद आ गए हैं, इनकी क्या खासियत इनको पसंद आई है? ये कि इन जनरल मुशर्रफ के सालों के अंदर 11 ड्रोन अटैक थे,
इन दोनों के ये बल्कि सारे ये तीनों इकट्ठे इक़्तिदार में थे, इनके 10 साल में इस मुल्क में 400 ड्रोन अटैक्स हुए। एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि मजम्मत करते हैं हम। हामिद करजई, मुझे याद है अफगानिस्तान में जब उनके ड्रोन अटैक या वहां बमबारी से अफगानिस्तान के बेकसूर लोग मरते थे, वो मजम्मत करता था। जिधर अफगानिस्तान में फौरन फौजें थी, यहां हम बैठे हुए हैं 400 ड्रोन अटैक्स में एक दफा किसी ने मजम्मत नहीं की, इसलिए उनको ये सूट करते हैं। मौलाना फजल रहमान की एक विकीलीक्स क्या थी कि एक जिस तरह पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था, ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, लीक हो गए थे सीक्रेट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स। तो पनामा जो विकीलीक्स में वो इंकशाफ होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर थी एन पैटरसन, उसको मौलाना फजल रहमान, मौलाना नहीं फजल रहमान, उसको फजल रहमान कहता है कि मुझे मौका दे दे, मैं भी वही खिदमत करूंगा जो बाकी आपकी खिदमत करते हैं। ये विकीलीक्स में था। नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशतगर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें, अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोग उनको पसंद है। और शहबाज शरीफ, उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में, मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं चाहते हैं हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आज़ाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से ही समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है, कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे, आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर की मुल्कों, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फौरन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया बताए, कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है।
अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी? हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं, ये मजाक उड़ाया गया जी, जाली है। पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया गया, मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अब आखिरी बात पे आने लगा हूं, और वो ये है कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं। बदकिस्मती से कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा ताकतवर को कानून के नीचे लाने जिनकी सलाहियत है, और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में, जो भी जिधर मुल्क में, जिन मुल्कों के अंदर गुर्बत नहीं है, खुशहाली है, जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन सारे मुल्कों की एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि ताकतवर मुजरिम को उनकी सलाहियत होती है कानून के नीचे लाने की। हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अरबों रुपए के इनके पास केसेस हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कौम इनको फिर जो 30 साल से कह रहे हैं, अच्छा कह रहे जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा ख़राब, आज क्यों ये सारा कर रहे हैं ड्रामा, इमरान खान ने मुल्क ख़राब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। तो ये अगर मुल्क ख़राब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए हैं? और मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं, उस दिन ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाअहल या बुरा था, आपको रिजाइन करना चाहिए था। हम जमहूरियत के अंदर लोग रिजाइन करते हैं। लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ रुपया आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए, और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिससे खरीदा जा रहा है लोगों को, सारी कौम के सामने ये हो रहा है। वो जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को हम आज क्या सबक दे रहे हैं? हम क्या उनको बता रहे हैं कि ये हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कीमतें लगी हुई हैं? ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं। तो कोई नहीं मानने लगा कि यासिर जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमान ये कोई नजरियाती लोग हैं। सब इनको जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो 20 साल जरा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नजरियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है।
ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। और ये जो होगा, मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ़ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों ने। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है? मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके बंगाल को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराज दौला को मरवाया और अपनी ज़ाती मफादात के लिए अपने कौम को गुलाम बनाया, और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ये मौजूदा आपके मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। बाहर की कुव्वतों के साथ मिलकर एक मुल्क के अंदर ये वो चेंज लेके आ रहे हैं जो कि, याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारी ज़िंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी। ये वो आप करने जा रहे हैं जो आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं आज कि अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। मेरी ये अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा। मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने ख़र्चे बर्दाश्त करता हूँ, मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है, मेरे तो आके कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियाँ बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे लेकर, और फिर बाद में वो कर्जे माफ़ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है, मैं अपने घर में रहूँगा, अपने घर में रहता हूँ। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूँ कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। ये जितना भी है कि अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि जी वो हो एकदम हमें पता चला है कि ये क्या हुआ है, ये कितना बुरा वक्त गुजरा था, लोग आपकी कोई बात मानने नहीं लगे। ये कौम जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ़ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ़ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, सारी ज़िंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे मुझे कोई वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इम्रान खान हे शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढणार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। झुकणार नाही, शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढीन असं इम्रान खान म्हणाले। रविवारी पाकिस्तानमध्ये बहुमत चाचणी असणार आहे, जो काही निकाल येईल त्यानंतर अधिक जोमाने लढणार असल्याचंही ते म्हणाले।